हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कश्मीर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ईद के बहाने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर एलएसी पर अब हिंदी को हथियार बनाने की मुहिम में जुटा चाइना। क्या है दोस्तों खुफिया रिपोर्ट, सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे, जहाँ जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एलओसी के पास मिली सुरंग, जिसके बाद मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बड़ी खबर में बताएंगे, जहां पर आतंकवादियों तक पहुंची भारतीय सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने वाली गोलियां। बताएंगे दोस्तों अमेरिका की ये गलती बनी, इसकी सबसे बड़ी वजह है। जी हां दोस्तों, बताएंगे आगे की रिपोर्ट में पूरी खबर बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच आपको जानकारी देंगे, जहां पर अधीर रंजन की अर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे चिदम्बरम, जिसके बाद कांग्रेस के खुद समर्थक वकील ने कहा हम तुम पर थूकते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों हर तरह की खबर आपको भी हम बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान, और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप के। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ईद के बहाने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर कश्मीर को लेकर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईद जैसे पाक त्योहार को भी अपने नापाक मंसूबों के लिए इस्तेमाल कर दिया है दोस्तों। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान तो संभल नहीं रहा है, और वे दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में लगातार ज्ञान देने से बाज नहीं आ रहे। जी हां दोस्तों, दरअसल शहबाज शरीफ ने ईद के अवसर पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बुधवार को जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में ईद की नमाज अदा करने को लेकर प्रतिबंध लगाया था। इससे पहले भी शहबाज शरीफ कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पर निशाना साध चुके हैं। जी हां दोस्तों, रेडियो पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के कठपुतली प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान कश्मीर में विकास की योजना पर बात करने की जगह शहबाज शरीफ ने अपने नापाक एजेंडे को पूरा करने के लिए जमकर बयानबाजी की। उन्होंने इमरान खान के पुराने भाषणों को पढ़ते हुए कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलने तक नैतिक, राजनीतिक और राजनयिक समर्थन जारी रखने के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों मुद्दा चाहे कोई भी हो, बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन कश्मीर का मुद्दा ना उठाए पाकिस्तान, ऐसा हो ही नहीं सकता। इमरान खान ने तो कितनी बार उठाया है दोस्तों, उन्होंने तो हद ही कर दिया। और अब शहबाज शरीफ भी कश्मीर मुद्दे को लेकर दोस्तों पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में भारत को क्या जवाब देना चाहिए दोस्तों पाकिस्तान को, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तौर पर कितने दिन के मेहमान है दोस्तों, क्या लगता है आपको बताना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर एलएसी पर अब हिंदी को हथियार बनाने की मुहिम में जुटा चीन। आखिर खुफिया रिपोर्ट में क्या है हम आपको बताते हैं। चीन की आर्मी ने अचानक से हिंदी की प्रति लगाव बढ़ा दिया है दोस्तों। चीनी सेना के अधिकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के चक्कर लगाकर लोगों को हिंदी में करियर बनाने की लालच दे रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में हिंदी बोलने समझने वालों की कितनी डिमांड बढ़ने वाली है। दरअसल शातिर चीन का ये हिंदी प्रेम उसकी बहुत बड़ी चाल की ओर इशारा कर रहा है। वो हिंदी के ऐसे दुभाषियों को जुटाने का अभियान शुरू कर रहा है जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में उसे खुफिया सूचनाएं दे सके। जी हां दोस्तों, न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन के विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट की भर्ती के फिराक में लगी है, जिनका इस्तेमाल वो हिंदी दुभाषिये के रूप में करना चाहती है दोस्तों। ताजा खुफिया सूचना के मुताबिक चीन की ये चाल ऐसे दुभाषियों को तिब्बत से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास इंटेलिजेंस जुटाने की उसकी मुहिम का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत आने वाले तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की योजना है कि वो इस साल जून तक इन हिंदी अनुवादकों की भर्ती का अभियान शुरू कर दे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चीन के तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटी एलएसी की जिम्मेदारी
जारी है और यह मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट उसके वेस्टर्न थिएटर कमांड का ही हिस्सा है दोस्तों, जिसके पास भारत के साथ लगने वाली उसकी सीमाओं का जिम्मा है। इसमें तिब्बत से सटी भारतीय सीमा शामिल है, तो वहीं शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट भी इसी थिएटर कमांड के अधीन है, जो एलएसी के ऊपरी हिस्सों की निगरानी करता है, जिसमें हमारी लद्दाख से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा भी आती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में क्या आपको भी यह लगता है दोस्तों कि चाइना के इसके पीछे सच में बहुत बड़ी चाल हो सकती है? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, और इससे कैसे ओवरकम आया जाए कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और प्लीज दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि इनकी चाल सबको पता लगे। अगली खबर की बात करें, जहां जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एलओसी के पास मिली सुरंग, जिसके बाद अधिकारियों में मचा बड़ा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र के पास बीएसएफ अधिकारियों को एक सुरंग दिखाई दी है दोस्तों। ये इलाका पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा से समीप है। मामले की जानकारी मिलते ही बीएसएफ अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं दोस्तों। सूत्रों का कहना है कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ इसी सुरंग से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर बीएसएफ के पीआरओ ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि बुधवार को सांबा क्षेत्र में बाढ़ के पास एक सुरंग मिली है। सुबह सुबह इसकी विस्तृत तलाशी ली जाएगी। आपको बता दें कि जिस स्थान पर सुरंग मिली है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के काफी पास है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गत तीनों आतंकियों की इलाके में घुसपैठ इसी सुरंग के जरिए हुई हो। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अधिकारियों ने इस संबंध में ज्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सुरंग मिलने के बाद बीएसएफ अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं दोस्तों। इलाके की सघन निगरानी की जा रही है। कोई भी संदिग्ध दिखने पर तुरंत एक्शन लेने के आदेश दे दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, देख पा रहे होंगे ये सुरंग कैसी है दोस्तों। एक साथ कम से कम 3 व्यक्ति तो इसमें घुस ही सकते हैं। आपकी इस पर क्या निजी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर ड्रैगन का डेंजर प्लान ताइवान के इंजीनियरों को मोटी पगार पर रिझाकर सेंधमारी की बहुत बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, ताइवान पर कब्जा करने का सपना देख रहा चीन हर तरह के दांव पेच को आजमा रहा है। खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वो बातचीत के जरिए ताइवान को मुख्य भूमि के साथ मिलाएंगे। तो वहीं उनके सेना प्रमुख और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई शीर्ष नेता सैन्य कार्रवाई के जरिए ताइवान पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं। इन सब के बीच खुलासा हुआ है कि चीनी कंपनियां ताइवान के सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स को अपने जाल में फंसाकर मोटी मोटी पगार पर काम करने का न्योता दे रही है। इससे ताइवान के इंजीनियर ना चाहते हुए भी चीन की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, ताइवान को डर है कि अगर इन शीर्ष इंजीनियरों को चीन लेकर चला गया तो वे अपने साथ कुछ ट्रेड सीक्रेट भी लेकर चले जाएंगे। इससे ताइवान की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। यानी दोस्तों, चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ताइवान को कैसे भी हथिया सके। जी हाँ दोस्तों, चाहे उसके लिए इंजीनियर को खरीदना पड़े या साइंटिस्टों को। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां आतंकवादियों तक पहुंची भारतीय सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने वाली गोलियां, अमेरिका की ये गलती बनी सबसे बड़ी वजह। आपको बता दें, कश्मीर घाटी में कुछ आतंकवादियों द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अमेरिकी कवच भेदी गोलियां का इस्तेमाल करने की सूचना है। बताया जा रहा है कि ये गोलियां भारतीय सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट को तोड़ने में सफल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये गोलियां अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना द्वारा बचे हुए उनके हथियारों का हिस्सा है, जिन्हें तालिबान द्वारा सभी महत्वपूर्ण प्रांतों और शहरों पर कब्जा करने के कारण तय समय से पहले छोड़ना पड़ा था। समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ कवच भेदी गोलियों का इस्तेमाल किया, जो कुछ सैनिकों द्वारा पहने गए बुलेट प्रूफ जैकेट को तोड़ने में सक्षम थी। आतंकवादियों को उन्नत मेड इन कनाडा नाइट साइट्स का उपयोग करते हुए भी पाया गया है दोस्तों, और ये भी नाटो सैनिकों का बचा हुआ स्टॉक है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, और ऐसे में अमेरिका की इस बड़ी गलती को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जो देश अपने आप को सुपर पावर कहता है दोस्तों, वो आतंकवादियों को सुपर पावर बनाता जा रहा है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगली खबर की बात करें, जहां हथियारों के स्पेयर पार्ट्स को लेकर रूस हुआ परेशान, भारत की मदद से खरीद सकता है पश्चिमी देशों के कंपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर आक्रमण के कारण अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रशिया पर प्रतिबंधों की बौछार की हुई है दोस्तों। इस कारण रशिया की अर्थव्यवस्था से लेकर रक्षा उत्पादन तक पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि प्रतिबंधों के कारण रशिया को हथियारों का निर्माण करने
करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन में रूसी सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी प्रभावित हो रहा है, जिसके बाद ब्रिटेन की एक डिफेंस थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी करके दावा किया है कि भारत की कई कंपनियां यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाली रूसी हथियारों के लिए पश्चिमी देशों में बने कलपुर्जों की सप्लाई में मदद कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या भारत को मदद करनी चाहिए दोस्तों? रशिया की हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने में असफल रही, पॉप की कूटनीति अब नहीं जा सकते हैं मॉस्को। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से ज्यादा समय से युद्ध जारी है और रूसी सेना लगातार हमले कर रही है दोस्तों। और यूक्रेन पर रूस के हमले में पॉप फ्रांसिस कोई कूटनीतिक छाप नहीं छोड़ पाए। ईस्टर पर युद्ध विराम की करने की उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ है। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख से उनकी तय बैठक रद्द कर दी गई है और वो मॉस्को भी नहीं जा सकते हैं दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर श्रीलंका के वित्त मंत्री ने संसद में फहराया लाल झंडा, हालत बद से बदतर। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रीलंका का मौजूदा उपयोग योग्य विदेशी भंडार $50 मिलियन से भी कम पर पहुंच गया है। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने बुधवार को संसद में एक सांकेतिक लाल झंडा फहराकर इस बात की चिंता व्यक्त की है। ऐसा कहकर उन्होंने बाकायदा संसद को बड़ी चेतावनी भी दी है दोस्तों। दरअसल श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने बुधवार को संसद को बताया है कि देश का मौजूदा उपयोग योग्य विदेशी भंडार $50 मिलियन से कम है। उन्होंने बताया है कि श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से काफी पहले ही सहायता मांगनी चाहिए थी और अब IMF कार्यक्रम में प्रवेश करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि सरकार ने काफी समय पहले ही IMF के कार्यक्रम को न अपनाकर इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको बता दें, जहां मसीहा बनकर उभरा अपना भारत, श्रीलंका के वित्त मंत्री ने IMF से बातचीत में भारत की मदद को सराहा। संसद में दिया बड़ा बयान। आपको बता दें, श्रीलंका में जारी संकट के बीच देश के वित्त मंत्री ने भारत की मदद की सराहना की है। वित्त मंत्री अली साबरी ने देश को वित्तीय संकट से उबारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत में भारत की मदद की जमकर तारीफ की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी 2 बार मुलाकात हुई और उन्होंने श्रीलंका को त्वरित वित्त पोषण साधन सुविधा के लिए भारत की ओर से पूरी सहायता भी दी है। अगली खबर की बात करें, जहां क्या बिना रूसी तेल के यूरोप चल पाएगा? जी हाँ दोस्तों, यूरोप में कारें बंद, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन और दुनिया में कई चीजों की कीमतों का बढ़ना यूरोप रूसी तेल का आयात धीरे धीरे बंद करने वाला है, जिसके नतीजे में ये सब हो सकता है दोस्तों। यूरोप में रूसी तेल का आना बंद हुआ तो क्या होगा? यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग ने 6 महीने में रूसी तेल के आयात को धीरे धीरे खत्म करने की योजना का प्रस्ताव पेश कर दिया है। यूरोप हर दिन ऊर्जा आयात के बदले 85 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान रूस को करता है, जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच अगली खबर की बात करें, जहां मारियुपोल थिएटर पर हुए रूसी हमले पर बहुत बड़ा खुलासा, मारे गए थे 600 से भी अधिक लोग। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच मारियुपोल के दोनेत्स्क एकेडमिक रीजनल ड्रामा थिएटर पर 16 मार्च को हुए हमले में 600 नागरिक मारे गए थे। यहाँ यूक्रेनी नागरिकों ने रूसी हमलों से बचने के लिए शरण ले रखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यहाँ हुए घातक हमले में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, हमले में जिंदा बची ओक्साना ने बताया कि जिस समय हमला हुआ वो थिएटर के बेसमेंट में थी। हमले के बाद ओक्साना के पति ने उनसे कहा कि अपनी आंखें बंद रखें। हमले के बाद वहां चारों ओर शव पड़े थे और उन्हें शवों के बीच से गुजरना पड़ा। मौके पर कई नागरिक तड़प रहे थे और उनका इलाज करने के लिए दूर दूर तक कोई सहायता मौजूद नहीं था। यानी कि दोस्तों, यूक्रेन में बहुत ही भयावह स्थिति की खबरें ये निकलकर सामने आई थी। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर फ्रांस पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति मैक्रो से कर रहे हैं मुलाकात। जी हाँ, जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल रात फ्रांस पहुंच चुके हैं दोस्तों, जहां पर उनकी मुलाकात दूसरी बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रो से होने वाली है। उनकी इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। राफेल मरीन की डील को लेकर कोई समझौता भी
संभव दिखाई दे रहा है। दोस्तों फ्रांस पहुंचते ही पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके लिखा है कि मैं पेरिस में लैंड कर गया हूं। फ्रांस हमेशा से भारत का एक मजबूत साझेदार रहा है, कई क्षेत्रों में उनका हमारे साथ सहयोग रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस मुलाकात से पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिनलैंड की पीएम मरीन सना से भी मुलाकात की थी। उस मुलाकात में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर रहा। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। उस बैठक में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। उस सम्मेलन में कोरोना काल के बाद स्थिति, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर मंथन भी किया गया। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेशी दौरे के लिए उनको ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिए और गेट वेल सून मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों उनके अच्छे और लंबी उम्र के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर 2 फोन कॉल, एक जैसी आवाज और काठमांडू एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑफिस में बुधवार सुबह 9 बजे के आसपास 2 फोन कॉल्स आए थे। उसमें फोन करने वाले शख्स ने विमान स्थल में सीरियल ब्लास्ट होने की बात कही तो वहां मौजूद कर्मचारियों के होश उड़ गए। एहतियात के तौर पर विमानों उड़ान को रोक दिया गया और सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन कहीं पर कोई भी बम या संदेहास्पद वस्तु नहीं मिला। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन के 400 ठिकानों को रूसी तोपों ने बनाया निशाना, यूएस के भेजे हथियार भी हुए तबाह। जी हां दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के 400 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनोशेनकोव ने कहा है कि उनकी तोपों ने मंगलवार को यूक्रेन के तोपखानों और 2 ईंधन डिपो को भी निशाना बनाया है। इसके अलावा रूसी विमानों ने 39 अन्य लक्ष्यों को भी निशाना बनाया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर बांग्लादेश में आखिर क्यों हो रहा है चीन का भारी विरोध, जिसमें 3 चीनी नागरिकों की मौत, 9 लोग हुए घायल। बता दें बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले में चीनी कंपनी द्वारा निर्माण का विरोध करने वाले स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद में 3 चीनी नागरिकों सहित 9 लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों घटना फिरोजपुर जिले के मथबरिया में एक बांध के निर्माण स्थल पर हुई। दोस्तों सूत्रों के अनुसार घटना उप जिला के बदूरा गांव में तब शुरू हुई जब स्थानीय लोगों ने चीनी कंपनी द्वारा निर्माण का विरोध किया। घायल चीनी नागरिकों में मैनेजर मजी माओ, पर्यवेक्षक चांग ड्यू और पर्यवेक्षक लेई बो हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली खबर की, जहां पर ट्विटर यूज करने वालों को देने होंगे पैसे। एलॉन मस्क ने किया इसका बड़ा ऐलान। आपको बता दें दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीदने के बाद से दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क लगातार चर्चा में। इन सब के बीच उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। हालांकि एलॉन मस्क ने साफ कर दिया है कि कैजुअल यूजर्स के लिए ये हमेशा फ्री रहेगा। एलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर्स के लिए थोड़ी सी लागत अवश्य चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले एलॉन मस्क ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में मेट माला में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्विटर की सफलता का अहम कदम यह होगा कि वो अपने यूजर्स का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा ट्विटर पर हो और संवाद में शामिल हो। यानी कि दोस्तों एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है दोस्तों सिर्फ ट्विटर की बात चल रही है और फिर अब उसको पेड किया जा रहा है दोस्तों कमर्शियल और सरकारी यूजर्स के लिए। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों एलॉन मस्क के इस राय को लेकर? राय जरूर दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 1354 नए मामले, 8% के करीब संक्रमण दर। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज दिखाई दे रही है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1354 नए मामले सामने आए हैं और एक शख्स की मौत हो गई है। आपको बता दें परसों दिल्ली में 1400 से ज्यादा केस आए थे। ऐसे में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन राजधानी में टेस्टिंग की संख्या घटा दी गई है। ऐसे में कम मामलों की एक वजह ये भी है दोस्तों, दिल्ली में आज कोरोना टेस्टिंग 17,732 रही है, जो पिछले दिनों 30,000 तक पहुंच गई थी। तो वहीं संक्रमण दर दिल्ली में चिंता का विषय बना हुआ है। जो पॉजिटिविटी रेट पहले 4% तक चल रहा था, वो बढ़कर 7.64% पर पहुंच गया है दोस्तों। ऐसे में बहुत टेंशन की बात है। ऐसे में हम अपने सारे यूजर्स से कहते हैं दोस्तों कृपया करके अपना और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखिएगा। दोस्तों कितने भाई बहन ऐसे हैं जो आज भी और अभी भी मास्क लगाकर ही बाहर निकलते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग कहां के वासी हैं, कहां से इस वीडियो को देख
देख रहे हैं बताना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अधीर रंजन की अर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे चिदम्बरम। कांग्रेस समर्थक वकील ने कहा हम तुम पर थूकते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम को अपनी ही पार्टी के समर्थक वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा। वकीलों ने यहां तक कह दिया है कि हम तुम पर थूकते हैं, तुम टीएमसी के एजेंट बन गए हो। दरअसल मामला ये था कि पी चिदम्बरम कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक पीआईएल का विरोध करने कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे। चौधरी इस समय पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रभारी और लोकसभा सांसद हैं। आपको बता दें दरअसल पूरा मामला क्या है। मामला यह है दोस्तों कि अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए साल 2018 में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने मांग की थी कि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। मामला पश्चिम बंगाल की मेट्रो डेयरी के 47% शेयर कन्वेंट्रो एग्रो लिमिटेड को बेचने का था। आरोप है कि कंपनी ने शेयर खरीदने के बाद 15% शेयर सीधे सिंगापुर की कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। 2011 से अब तक ममता बनर्जी सरकार ने केवल इतना ही विनिवेश किया है। पी चिदम्बरम केवेंटर एग्रो लिमिटेड की तरफ से कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कोर्ट से अधीर रंजन की पीआईएल को खारिज करने की मांग की। जब वो कोर्ट परिसर से बाहर जाने लगे तो वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वकीलों ने उन्हें घेर लिया और यहाँ तक कह दिया कि वो टीएमसी के एजेंट हैं, हम तुम पर थूकते हैं। बहुत बड़ी और घोर बेइज्जती दोस्तों। कांग्रेस समर्थकों ने खुद कांग्रेस पर ऐसी बात कह दी। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर शिवपाल यादव ने बदला रास्ता, भाजपा में नहीं होंगे शामिल। क्या अब आजम खान के साथ मिलकर खड़ा करेंगे नया संगठन। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल यादव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चा ये है कि शिवपाल यादव और भाजपा में बात नहीं बनी है, इसलिए ना तो शिवपाल यादव भाजपा ज्वाइन करेंगे और ना ही भाजपा उन्हें फिलहाल अपने साथ जोड़ेगी। ऐसी अटकलों के बीच में ही शिवपाल यादव ने बीते कुछ दिनों से न सिर्फ सरकार के ऊपर निशाना साधा है, बल्कि ईद की बधाइयों के दौरान उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वो अब एक बार आत्मविश्वास के साथ लोगों के सहयोग से पुनः गठन की तैयारी कर रहे हैं। शिवपाल यादव को करीब जानने वाले अनुमान लगा रहे हैं कि अब शिवपाल यादव अपनी पार्टी का नए सिरे से मजबूत कर खड़ा करने की तैयारी में है। संभवतः इस तैयारी में उनका साथ आजम खान देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव टालना चाहती थी महाराष्ट्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 हफ्ते में करो ऐलान। आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार लंबे समय से स्थानीय निकाय चुनाव टालना चाहती है। हालांकि अब राज्य सरकार को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि 2400 स्थानीय निकायों के चुनाव का ऐलान करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनाव न करवाकर राज्य सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य से भाग रही और कानून को तोड़ रही है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर सीएम योगी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बहुत बड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी को किया गया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की भूमि घोटाले में 2 तत्कालीन डीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र में तैनाती महिला आईएएस निधि केसरवानी को निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रकरण भेजने का निर्देश दिया गया। इसी के साथ सेवानिवृत्त हो चुके गाजियाबाद के पूर्व डीएम विमल कुमार शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जमकर बारिश। दिल्ली और फरीदाबाद में ओले भी गिरे। जी हां दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में जहां बुधवार सुबह से आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में बूंदाबूंदी हुई है, जबकि दिल्ली के प्रशांत विहार और शालीमार बाग में तेज बारिश के ओले भी गिरे हैं दोस्तों। तो वहीं दिल्ली के प्रशांत विहार के अलावा फरीदाबाद के कुछ इलाकों में भी जमकर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं दोस्तों। और अभी का मौसम बिल्कुल ठंडा और सुहावना है। ऐसे में आप लोग यहाँ का कैसा मौसम है दोस्तों, जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए
लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।